हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर क्वाइट वेल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टुडे टॉपिक. Our today topic is cell cycle. This topic is related to class 11th biology, chapter 10, cell division and cell cycle. This is my second lecture from this chapter. Now start topic. In the first video lecture, we are discussed about the cell division. As we know, a specific cell undergo in the division phase when the chemical balance between the nucleus and cytoplasm are disturbed. For maintain its balance, cell undergo to division phase, and also study about amitosis, budding, fission, and mitosis, meiosis. Now in this video lecture, we are discussed about the cell cycle. तो यहाँ पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेल साइकिल है क्या? तो सेल साइकिल हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेल लाइफ या सेल साइकिल बोला जा सकता है इसको. तो इसके बेस पे हम लोग बात करें कि सेल साइकिल है क्या. तो सेल साइकिल हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल साइकिल कैन बी डिफाइंड एज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ अ सेल. तो किसी भी सेल के अंदर उसकी ग्रोथ और डिवीजन को कंबाइंडली हम लोग सेल साइकिल बोल सकते हैं. क्योंकि कोई भी सेल होती है, तो आप सिंगल सेल की बात करें, सिंगल सेल अमीबा की बात करें, तो ये सिंगल सेल अमीबा क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट लाइफ है. अब डिवाइड कब होगा, इससे हम बात कर चुके हैं सेल डिवीजन की. तो सेल डिवीजन के बेस पे इसका डिवीजन तब होता है जब इनके बीच साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच जो कोरिलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. अब उसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद वो दो नए सेल को फॉर्म कर देती है. अब हमारे पास जो सेल बन रहे हैं ये इस सेल कंपेरिजन में थोड़े शॉर्ट है, छोटे हैं. अब इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगा. ये रिप्रेजेंट करेगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं हम लोग. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो यहाँ पे जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये सेल फिर क्या हो गई, मैच्योर हो गई. आफ्टर मैच्योरेशन दिस सेल अगेन गो टू द डिवीजन फेज. तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आ रहा है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रहा है. तो किसी भी सेल के अंदर जो कि पूरी लाइफ होती है वो डिपेंड करती है केवल दो चीजों पे, एक उनका ग्रोथ, दूसरा उनका डिवीजन. अगर हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर स्पीशीज की, जैसे हम लोग ह्यूमन है, तो हमारे पास ह्यूमन के अंदर भी सेम चीजें होंगी. जैसे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन की, तो ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो 60 इयर्स की होती है. एक पर्टिकुलर ह्यूमन नियर अबाउट 60 इयर्स सर्वाइव करता है. अगर हम लोग बात करें मैंगो ट्री की, तो मैंगो ट्री नियर अबाउट हमारा 35 टू 40 इयर्स तक सर्वाइव करता है. इस तरह से हम लोग बात करें बनियान ट्री की, तो बनियान ट्री हमारा नियर अबाउट मोर देन 2000 ईयर तक सर्वाइव करता है. अब हम बात करें पैरट की, तो पैरट क्या होता है, नियर अबाउट 150 इयर्स सर्वाइव करता है. इस तरह से डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट लाइफ स्पैन है. उसकी बर्थ होगी, बर्थ के बाद उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी स्पीशीज को बनाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी. जैसे अगर हम लोग देखें ह्यूमन के बारे में ही, तो ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है, ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते बाद ही वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है. स्टार्टिंग क्या होता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी बर्थ किया, और बर्थ करने के बाद उसके अंदर ग्रोथ होगी, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तब क्या करेगा, वो बोलना स्टार्ट करेगा, चलना फिरना स्टार्ट करेगा. अब जब चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, उसके जब ब्रेन डेवलप हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो स्कूल ज्वाइन करता है, पढ़ाई करता है. अब पढ़ने लिखने के बाद मैरिज करता है, मैरिज करने के बाद रिप्रोडक्शन करेगा, उसकी चाइल्ड आगे आएंगे. फिर डेथ स्टेज पे जाके उसको मतलब ओल्ड स्टेज होगा, वहां पे उस जाने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी. तो इस तरह सभी स्पीशीज जितने हमारे पास प्लांट होंगे, एनिमल होंगे या मल्टीसेलुलर जो भी स्पीशीज होंगे, उन सबकी एक निश्चित लाइफ होती है और अपने लाइफ के अकॉर्डिंग वो सारी एक्टिविटीज करते हैं. अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक शीट होगी. अब इस शीट से क्या आएंगे, हमारे पास प्लूमोल रेडिकल आएंगे. अब प्लूमोल रेडिकल से क्या बनेगा, हमारे पास इसका स्टेम बन जाएगा, लीफ बन जाएगी और रूट बन जाएंगे. अब इसके बाद यहाँ पे फ्लावर आएंगे, फ्लावर से इनके फ्रूट्स आएंगे, इनकी फ्रूट के अंदर शीट बनेगी,
और शीट सिंक के पास फिर से लाइफ आ जाएगी, नई लाइफ प्रेजेंट करेगी। इस तरह से जो भी स्पीसीज होते हैं वो अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम हमारे पास जो सेल होती है, सिंगल सेल, ये भी क्या अपने आप में पूरी कंप्लीट लाइफ है। तो उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से कोई भी सेल अपनी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है और वहां पे वो क्या क्या एक्टिविटीज शो करती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेल साइकिल। In respect to cell cycle, it is reported that a normal cell can represent the two events in their life cycle, such as growth and division, in which most of the time of their life a single cell represents its growth. It is in about 95% of their life expend for the growth and development of their body, while less than 5% or 5% part of their life are expend for the division phase, where a normal cell divide and produce the daughter cell. तो किसी भी सेल के अंदर उसकी लाइफ को हम लोग दो डिफरेंट स्टेजेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक उसकी ग्रोथ होती है, दूसरा इसका डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ फेज में कोई भी सेल अपनी 95% पार्ट को एक्सपेंड करती है, जबकि जो अदर पार्ट होता है उसकी जो डिवीजन फेज होती है वो केवल 5% पार्ट या लेस देन 5% पार्ट ही होता है। ग्रोथ फेज के अंदर सेल रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। तो यहां से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, अपने अंदर रिपेयर करेगा। एंड दिस टाइम पीरियड आल्सो कंसीडर एज इंटरफेज ऑफ देयर लाइफ। इट इज नोन एज द लार्जेस्ट फेज ऑफ अ सेल साइकिल। तो किसी भी सेल साइकिल का सबसे लार्जेस्ट फेज होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, वो हमारा इंटरफेज ही होता है। इंटरफेज के अंदर सेल अपने अंदर डेवलपमेंट करेगी, ग्रोथ करेगी और नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। जबकि यहाँ पे जो डिवीजन फेज है, डिवीजन फेज के अंदर अपने लाइफ का केवल 5% पार्टिसिपेट करती है और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एम फेज। ये क्या है हमारा इंटरफेज है, ये क्या है हमारा एम फेज है। अब यहाँ पे जो एम फेज आ रहा है, एम फेज के बेस हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। माइटोसिस और मियोसिस। तो जैसा इससे पहले हमने बात किया, माइटोसिस क्या होता है, एक सिंपल सेल डिवीजन है जहां पे एक सिंगल सेल डिवाइड करती है, टू डिफरेंट टाइप के सेल फॉर्म करती है। जबकि मियोसिस क्या होता है कि एक सिंगल सेल डिवाइड करती है और टोटल 4 सेल सिंथेसाइज कर रही होती है। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं यहाँ पे ये हाफ हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो 46 है, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होगा, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होगा। लेकिन इस केस में 46 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ 23 हो जाएगा और आगे वाला डिवीजन सेम रहता है, ये इक्वेशन डिवीजन की जैसा ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को माइटोसिस और मियोसिस दो इवेंट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो एम फेज होता है, इस एम फेज के अंदर इक्वेशनल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है। जो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन इक्वल अमाउंट में होता है। जैसे कि यहाँ बात किया गया 23, ऐसा नहीं हो कि 24 यहाँ पे हो गया, 22 यहाँ पे हो गया हो, या 25 यहाँ पे हो गया हो, 21 यहाँ पे हो गया हो। डिवीजन जो हो रहा है वहां पे न्यूक्लियस का अमाउंट यानी क्रोमोसोम्स का अमाउंट इक्वल डिवाइड कर रहा है। जबकि इसके अलावा जब लोगों ने बात करा डिवीजन की, एमाइटोसिस, बडिंग और फिजन, हम लोगों ने देखा था कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस था वो इक्वल डिवाइड ना होके अनइक्वल पार्ट डिवाइड हो रहा था। एक के पास ज्यादा जा सकता था, एक के पास कम जा सकता था। लेकिन यहाँ पे केवल माइटोसिस और मियोसिस ये दो ऐसे डिवीजन थे जहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा था वो इक्वल अमाउंट डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पे डिवीजन क्या हुआ, जब डिवीजन हुआ तो दोनों के पास क्रोमोसोम इक्वल रह गए, जबकि यहाँ पे डिवीजन हुआ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, लेकिन दोनों ही सेल के पास क्रोमोसोम्स क्या है, इक्वल नंबर में है। अब बात कर लेते हैं कि जो एम फेज आ रही है
ये एम फेज कैसे कैसे कंप्लीट होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन की। तो इस एम फेज के अंदर हम लोग को दो स्टेजेस देखने को मिल जाती है। एक हमारा होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हमारा होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। जैसे कि मान लीजिए सेल है ये, अब इस सेल के अंदर जब न्यूक्लियर डिवाइड कर जाएगा, जैसे कि ये सेल है, सेल आगे बढ़ी, अब यहाँ पे इसके अंदर दो न्यूक्लियस आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। अब सेल एक ही है, न्यूक्लियस दो है हमारे पास। अब ये फर्दर डिवाइड करेगा सेल्स का, और डिवाइड करने के बाद दो डिफरेंट सेल को सिंथेसाइज कर देगा। इस प्रोसेस हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होना। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। जबकि कैरियन वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियस के लिए, तो कैरियन वर्ड के बेस पे इसको बोला गया कैरियोकाइनेसिस। इस तरह से कोई भी सिंपल सेल जो हमारी सेल होती है, वो सेल सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस करती है। अब इससे इसके पास दो डॉटर सेल डेवलप हो जाती है। अब इस तरह से कोई भी सेल अपनी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे इंटरफेस जो हमारी होती है वो फर्दर 3 फेज में डिवाइड की गई है। जैसे कि हमारे पास G1, S और G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज यहाँ पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बीच फर्दर डिवीजन है, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या है। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं सेल साइकिल की। एक छोटी सेल जो हम लोग को क्लियर कट नेकेड आई से विजिबल नहीं होती है, उस सिंगल सेल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही होती है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात किया कि इंटरफेज और एम फेज दो फेज होती है। यहाँ पे ये हमारी ग्रोथ फेज होती है, जिसके अंदर सेल अपने अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब यहाँ पे इसके पास 3 डिफरेंट फेजेस रिपोर्ट की गई है, G1, S और G2 फेज। G1 फेज आल्सो नोन एज द गैप 1 फेज, S फेज आर नोन एज द सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज आर नोन एज द गैप 2 फेज। तो यहाँ से लेके G1 S G2 से लेके यहाँ तक की जो हमारी लाइफ होगी उसको हम बोलेंगे इंटरफेज। अब देखने में क्या दिखाई पड़ रहा है, ये एक सेल को मान लिया हमारे पास। अब ये जो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक लाइफ चल रही है, ये इसकी हमारी हो गई इंटरफेज। यानी कि मोस्ट ऑफ द लाइफ का अपना पार्ट, ये 95% पार्ट इंटरफेज में रिप्रेजेंट करता है। अब जो छोटा सा पार्ट बचा वो एम फेज में आएगा और उसके अंदर सेल डिवाइड कर जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल पूरी तरह से कंप्लीटली ग्रोथ करने के बाद वो फिर से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि सेल स्टार्टिंग क्या है, बड़ी है, अब डिवाइड की, दो छोटे सेल बनाई। अब ये सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में अपना पूरा लाइफ एक्सपेंड कर देती है, और एक्सपेंड करने के बाद अब वो डिवीजन करती है। इस रिस्पेक्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था एनिमल सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर। तो ह्यूमन सेल में देखा गया कि ह्यूमन सेल डिवाइड करती है नियर अबाउट 24 आवर के अंदर उसके अंदर डिवीजन हो जाता है। ह्यूमन सेल के अंदर जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल मींस द सेल दैट आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेन एंड डेवलप द आवर होल बॉडी पार्ट्स। हमारी पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो सोमैटिक सेल की बनी हुई है। जबकि जर्नल सेल कहाँ पे होती है, केवल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और एग के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो जर्नल सेल को छोड़ के हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो सब की सब सोमैटिक सेल ही कहलाती है। चाहे हमारी बोन की सेल हो यानी कि ऑस्टियोसाइट सेल हो, चाहे हमारी कार्टिलेज की सेल हो यानी कि कार्टिलेज सेल्स हो, मसल्स की सेल्स हो, हार्ट की सेल्स हो, जितनी भी सेल हमारे बॉडी के अंदर होती है वो सारी की सारी सेल सोमैटिक सेल ही इंक्लूड की गई है। और ये देखा गया कि एक सोमैटिक सेल जो होती है उसके अंदर डिवीजन जो होता है वो 24 आवर के अंदर डिवीजन हो जाता है। इसके पहले मैंने बात किया था कि जो हमारे पास ह्यूमन के अंदर सेल होती है वो 3 पार्ट डिवाइड की गई थी। परमानेंट सेल जहाँ डिवीजन कभी नहीं हो रहा था, स्टेबल सेल जो कि डिवीजन कर रही थी, जरूरत पड़ने पे लीवर की सेल थी वो, और लीवर सेल्स जो कि लगातार डिवीजन करती है। तो जो सेल लगातार डिवीजन कर रही होती है यानी कि हमारी स्किन सेल की अगर बात करें तो स्किन सेल को निकाल के उसके अंदर सेल साइकिल रिपोर्ट की गई और ये पाया गया कि एक नॉर्मल सेल होती है ह्यूमन की, उसके अंदर डिवीजन का टाइमिंग होता है 24 आवर्स।
तो इसके बेस पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये किस तरह से पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करें ईस्ट सेल की, तो एक नॉर्मल ईस्ट सेल के अंदर जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, जो सेल साइकिल होती है, वो 90 मिनट की होती है। तो विद इन 90 मिनट दे आर डेवलप एंड डिवाइड। व्हाई? इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन सेल, इट डेवलप एंड डिवाइड टेक 24 आवर्स। तो यहाँ पर 24 आवर हम लोग को टाइमिंग लगता है सेल के डिवीजन होने में। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज आती है, वो हमारी क्या होती है? जीवन फेज होती है। जीवन फेज आल्सो नोन एज द गैप 1 फेज। तो गैप 1 फेज में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि एक सेल है, अब इस सेल के अंदर जीवन फेज में क्या क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका डीएनए होता है। अब डीएनए के अंदर कोई भी हम लोग को चेंज दिखाई नहीं पड़ेगी। इसके अंदर होगा क्या? यहाँ पे इसके पास आरएनए फॉर्म होगा। ये डीएनए से आरएनए होता है, तो ये क्या करेंगे? आरएनए कोड करेंगे। अब ये आरएनए करता क्या है कि प्रोटीन की कोडिंग करता है, मतलब कि आरएनए से हमारे पास प्रोटीन फॉर्म होगी। अब ये प्रोटीन क्यों बना रहा है? क्योंकि प्रोटीन बनने के बाद ये प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स को बनाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की हेल्प से होती है। तो वो एंजाइम डिफरेंट टाइप के एंजाइम बनाने के लिए वो डीएनए से आरएनए को बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन ही रिस्पांसिबल होती है सारी एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट हो गया आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस का। अब सेकंड क्या होता है यहाँ पे कि सेल की ग्रोथ होती है। सेल लगातार ग्रोथ कर रहा होगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, उसका जो अमाउंट होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि सेल क्या कर रही है? लगातार फीड ईटिंग कर रही है, फूड ले रही है, तो उसके साइटोप्लाज्म होते हैं, उसके अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके अलावा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे लोग जानते हैं कि किसी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो उनके अंदर कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो जीवन फेज में ओवरऑल क्या हो रहा होता है कि सेल के अंदर जिसका डीएनए होता है, उस डीएनए से यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होगी। इसके अलावा जो सेल होता है उस सेल के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि सेल छोटी थी जो स्टार्टिंग में, अब इस सेल क्या होगी? धीरे धीरे अपनी साइज को बढ़ाने लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल की साइज इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स ना इंक्रीज कर रहे हैं, ना उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो जीवन फेज अगर हम देखें तो इसका एक बड़ा सा एरिया दिखाया गया है, यानी कि ये इंटरफेस की सबसे बड़ी स्टेज होती है। इट इज द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस जो ये वाला फेज है हमारा, इसकी सबसे लार्जेस्ट फेज कौन सी? हमारी जीवन फेज है। अब इसमें क्या होता है? कोई भी सेल अपने लाइफ का 35 से 50% पार्ट पास कर देता है। ओवरऑल यहाँ पे क्या था कि 95% पार्ट हमारा था। अब उस 95% में से हम बात करें तो 35 से 50% पार्ट अपने लाइफ का वो जीवन फेज में ही बिता ले जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम बात करें ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल इस कंडीशन में 10 to 11 आवर सर्वाइव करती है। तो ये हमारे होते हैं जीवन फेज। ये जीवन फेज ये सेम है जैसे कि मान लिया एक चाइल्ड है, वो छोटा चाइल्ड बर्थ करता है, बर्थ करने के बाद क्या करता है? वो पढ़ाई लिखाई करता है, फिर उसकी सर्विस लगती है, फिर मैरिज करता है। तो ये जो एक्टिविटीज चल रही है, वो मान लिया कि एक चाइल्ड है, वो बर्थ किया, बर्थ करने के बाद वो अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखते हैं कि चाइल्ड का बहुत तेज बढ़ता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है। जो सेल हमारी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है और अपने अंदर इंफॉर्मेशन गेन कर रही है। इंफॉर्मेशन गेन कैसे कर रही है? वो बना रही है आरएनएस को, प्रोटीन्स को बना रही है। तो इस तरह से वो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को ले रही है और साथ साथ क्या कर रहा है? वो अपने साइज को भी इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? सेल हमारी नेक्स्ट फेज जाएगी, इसको बोलते हैं हम लोग एस फेज। अब एस फेज के अंदर एक्टिविटीज क्या क्या होती है इसको देख लेते हैं। अब मान लिया कि हमारी जो सेल है उसके अंदर ग्रोथ हो चुकी है, और ग्रोथ होने के बाद वो सेल हमारी इंटर कर गई एस फेज के अंदर। अब एस फेज में सबसे मेन चीज जो होती है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन होने की वजह से ही यहाँ पे जो सेल होती है वहां पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अमाउंट इक्वल रहते हैं। अब ये क्या चीज को देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये एक सेल है, अब इस सेल के अंदर
वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, यानी कि एक क्रोमोसोम था खाली। अब ये अगर डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो अलग अलग सेल बनाएगा, और सेल बनाने के बाद अगर इसका न्यूक्लियस डबल नहीं होगा तो क्या होगा, इसके क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने थे, 1 और 2, दो थे। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, केवल हम लोग को एक दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं। तो सबसे मेन जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है वो ये होती है एस फेज। एस फेज को इसलिए बोला गया है सिंथेसिस फेज, मतलब कुछ यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कुछ बन रहा है। अब बनता क्या है, डीएनए सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे होता ये है कि जो हमारे पास डीएनए होते हैं उस डीएनए को डबल किया जाता है, तो ये क्रोमोसोम्स उनके साथ साथ डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स होता है, मान लीजिए कि क्रोमोसोम्स है। अब क्रोमोसोम्स इसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। ये मान लीजिए इसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। अब जब डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी क्या होगा, साथ साथ डबल हो जाएगा। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लोग अपने क्रोमोसोम्स को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर था क्या था, 1 और 2 था, तो उसके सामने एक ही क्रोमोसोम और बन गया। अब ये फर्स्ट वाले का ही क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम्स है। ये दोनों एक जैसे ही है, यानी कि ये भी क्या है, फर्स्ट ही है, और ये क्या है, ये 2 ही है। तो इस तरह से जब ये डिवीजन करेगा, अब जब ये डिवीजन फेज में जाएगा तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों लिखेंगे, 1 2 हम लोग को दोनों लिखेंगे। ये मान लीजिए सेकंड हो गया, ये इसका मान लीजिए इसका ये सेकंड हो गया। अब इस कंडीशन में डीएनए क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, हमारा डबल हो रहा है। उसको लोग बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो, इसको लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है, जैसे कि हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन आए वहां पे क्रोमोसोम क्या हमारे पास इक्वल अमाउंट में बने रहे। अब हम लोग यहाँ बात करें तो डीएनए कन्वर्ट 2C to 4C। अब 2C to 4C क्यों बोला गया, हम लोग बोलते हैं 2M एन। तो 2M क्यों बोलते हैं, एन मतलब होता है उनका नंबर, और ये क्या है 2 मतलब होता है ये डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड के बेस हम लोग 2 और 2M और एन का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सिंगल सेल वाला होगा, अगर कोई हैप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड मतलब क्या हो गया, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे एन। अगर कोई डिप्लॉयड स्थिति होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2N बोलेंगे। ह्यूमन के केस में 2N के पास क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, टोटल 23 पेयर। अब 23 पेयर मतलब क्या हो गया, 2 into 23 यानी कि 46। इस तरह 46 क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं। अब एंड ऑर्डर क्या होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स केवल एक सिंगल पेयर ही है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इसके बेस पर ये हैप्लॉयड है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 ही होंगे। अब ये अगर इसको ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल के बेस पे ये बोला गया है 2C बोला गया इसके लिए, और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, सिंगल C बोलेंगे। तो अगर कोई हैप्लॉयड स्पीशीज है तो क्या करेंगे, अपना क्रोमोसोम डबल करेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 से कन्वर्ट करके क्या बनाया, 2C बनाया। अगर कोई डिप्लॉयड स्पीशीज है इसको क्या बोलेंगे, 2C कन्वर्ट होकर क्या बनाया, 4C बनाया। टोटल काउंट, अब यहाँ पर टोटल काउंट कितनी थी, 1 और 2, यहाँ पे दो पेयर थे सबके, तो इसके बेस पे यहाँ पे ये हो गया हमारा 2C से 4C कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि 2C कन्वर्ट होके बना रहा है 4C। अब इस तरह से ये एक पेयर था यहाँ पे, अब उस पेयर के पास इनके एक एक क्रोमोसोम बने और ये कन्वर्ट हो गया 2C से 4C की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो आया हमारा फिर से क्या आ गया, 2C आ गया, ये फिर से हमारा 2C आ गया। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर हमारे पास इक्वल बने रहते हैं। अब इस कंडीशन को होने के लिए सेल अपने अंदर अपनी लाइफ का 30 to 40% पार्ट एक्सपेंड कर देती है, क्योंकि इसके पास डीएनए क्या होते हैं, काफी बड़े और लार्ज अमाउंट होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पे टाइम लग जाता है। उस टाइमिंग के लिए अपनी लाइफ का ये 30 to 40% पार्ट पास कर देता है। अब हम लोग बात करें ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल के अंदर 7 to 9 आवर रिपोर्ट किया गया है एस फेज का। अब एस फेज के बाद सेल एंटर करती है G2 फेज में। G2 फेज में जाने के बाद G1 और G2 सेम लेंथ दिख रहा है,
तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज सेम रहती है। जैसे यहाँ पे हमने बोला G1 फेज, यहाँ पे हमने बोला G2 फेज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसको G1 G2 क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि G1 फेज के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज करा था, सेल की साइज इंक्रीज कर रही थी, लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स की साइज बढ़ रही होती है, उनका नंबर बढ़ रहा होता है। अब हम लोग एक डिफरेंस अगर और देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, हमारा इंटरफेस का फर्स्ट फेज है और ये क्या है, इंटरफेस का लास्ट फेज है। और क्या बोल सकते हैं, इट इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस का ये सबसे बड़ा फेज है और ये क्या हो सकता है, इंटरफेस का स्मॉलेस्ट फेज हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखें 35% पार्ट, यहाँ 30% पार्ट, यहाँ पे क्या है, केवल 10% पार्ट है। तो ये इंटरफेस का सबसे छोटा स्टेज है, इंटरफेस का सबसे बड़ा स्टेज ये बोल सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद यहाँ पे इनकी लाइफ होती है, अपने लाइफ का 10 to 20% पार्ट कोई भी सेल का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओवरऑल जो यहाँ पे टाइमिंग लगता है, अगर बात करें ह्यूमन सेल की, तो वो 4 आवर यहाँ पे अपना स्पेंड करता है। 4 घंटे मतलब 4 घंटे यहाँ पे रहेगा, उसके बाद सेल कहाँ चली जाएगी, एम फेज में इंटर कर जाती है। इस तरह से G1 G2 को कंबाइंड में बोलते हैं इंटरफेस। अब इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद सेल जाएगी एम फेज में। एम फेज में क्या होता है, यहाँ पे इसका डिवीजन होता है। एम फेज नतीजा डिवीजन फेज हो गया। अब डिवीजन फेज के अंदर हमने देखा था माइटोसिस और मेयोसिस, दोनों केस में क्या था, हमारे पास सेल डिवीजन हो रहा था। तो हम बात करें माइटोसिस की, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करती है और 2 अलग सेल बनाती है। तो उसके बेस पे यहाँ पे देखा गया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता था, जैसे कि ये सेल की बात की हम लोग, ये एक सेल 2 सेल बना, अब ये सेल ग्रोथ कर रही है। अब ग्रोथ करते करते इसने क्या किया कि ये मानिए नॉर्मल सेल थी, बड़ी सेल थी, इसने 2 छोटी सेल बनाई। अब इससे लगातार ग्रोथ की और ग्रोथ करने के बाद फिर से ये मैच्योर होकर बड़ी सेल हो गई। अभी करते क्या है, जब ये मैच्योर करके सारे एंजाइम प्रोटीन सब कुछ बना चुका है, तो पहले क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट टाइम इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसमें फर्दर 4 फेजेस आती हैं। वो फेज कौन कौन सी होती है हमारी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब ये 4 फेजेस होंगी, जिससे होते हुए इस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अब ये डिवाइड करके 2 अलग अलग न्यूक्लियस बना लेगा। अब न्यूक्लियस बनाने के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। अब साइटोकाइनेसिस जो होता है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग तरह का साइटोकाइनेसिस देखा गया है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग बोले कि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब फर्दर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, अगर प्लांट सेल है तो वहां क्या बनेंगे, सेल प्लेट बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक सेल प्लेट बनती है और सेल प्लेट बनने के बाद इस नॉर्मल ये सेल प्लेट लगातार डेवलप होती जाएगी और ये इसको पूरी तरह से अलग कर देगा। अब इससे हमारे पास 2 अलग अलग सेल फॉर्म हो जाएंगे। अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेल फॉलो बनते हैं। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डायरेक्टली अंदर की तरफ ग्रोथ करने लगता है और ग्रोथ करते करते जब ये लगातार ग्रोथ करता जाएगा तो लगातार ग्रोथ करते करते इसका जो फॉलो होते हैं अंदर तरफ आते आते ये जब मिलेंगे तो इस सेल को ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इस तरह से एनिमल सेल के अंदर सेल फॉलो के थ्रू 2 सेल बनती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट से हमारे पास 2 सेल फॉर्म हो रही होती है। अब यहाँ पे सेल तो बन गई। अब सेल बनने के बाद यहाँ पे एक फेज और आती है, इसको हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज आर नोन एज इंटरमीडिएट फेज बिटवीन द इंटरफेज और एम फेज। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, पूरी इंटरफेज है, ये क्या है हमारी एम फेज है।
एम फेज कंप्लीट हो गई। एम फेज से कंप्लीट होने के बाद G0 फेज आती है। अब G0 फेज क्या है? इंटरफेज और एम फेज की इंटरमीडिएट स्टेज है। इसको समझने का कोई एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन का। जैसे कि हमारे पास ह्यूमन के पास जब चाइल्ड आते हैं तो क्या चाइल्ड बर्थ करने के ठीक बाद चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं? वो अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकते। वो उसका क्या हो गया? G0 फेज हो गया, मतलब कि वो अभी वो रेस्टिंग कंडीशन में है। तो सेम यहाँ पे सेल बर्थ करती है, तो बर्थ करने के ठीक बाद न तो सेल फीडिंग करती है न तो ग्रोथ करती है, मतलब सेल क्या हो गई? क्विस्टेंट कंडीशन पड़ी हुई। क्विस्टेंट मतलब क्या हो गया? सुसुप्त अवस्था, मतलब कि वो शांति के साथ क्विस्टेंट कंडीशन में पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही है। ये सेल डिवाइड की और डिवाइड करके दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो गई। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के अंदर जो G0 फेज की टाइमिंग होती है वो अलग अलग होती है। वो 1 घंटे के लिए हो सकता है, 2 घंटे के लिए हो सकता है, 5 मिनट के लिए हो सकता है, 10 मिनट के लिए हो सकता है। तो डिफरेंट सेल के अंदर जो G0 फेज की टाइमिंग होती है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रिप्रेजेंट करती है। तो G0 फेज क्या है? इट इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द एम फेज एंड इंटरफेज वेयर द सेल रिप्रेजेंट द सेल रेस्टिंग कंडीशन। दिस इज आल्सो नोन एज द क्विसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो किसी भी सेल साइकिल की क्विसेंट फेज होती है। अब इसके बाद ये इंटरफेज एंटर करेगा। इंटरफेज एंटर करने के बाद सेल फीडिंग करेगी और अपने अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट करेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट सेल स्टेजेस बन रही है कि G1 फेज आ गया, G1 फेज से एफ फेज चला गया, एफ फेज से G2 फेज में चला गया, फिर G2 से एफ फेज में चला गया। तो यहाँ पे जो ये सेल की एक साइकिल है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन से रेगुलेट की जाती है। ऐसा नहीं कि अपने साइकिल अपने आप हो रही है, अपने आप ये सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे इनके एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन होते हैं, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास G1 फेज है, तो G1 फेज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सेल के अंदर जो स्पेसिफिक एंजाइम्स और प्रोटीन सेल ने फॉर्म किए हैं, हमारे पास प्रोटीन बन रहा है। और वो क्या क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन आती है साइक्लिन B और एंजाइम आते हैं CDK 4 और 6। तो ये हमारा हो गया प्रोटीन कंपोनेंट और ये हमारा हो गया एंजाइम्स। तो CDK 4 और 6 एंजाइम और साइक्लिन D प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं G1 फेज के लिए। अब क्या होता है कि G1 फेज कंप्लीट करने के बाद सेल रुक जाएगी। अब ऐसा नहीं कि लगातार G1 से F बन गया, S से M G2 बन गया। इसको बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। अब G1S चेक पॉइंट को सेल पास तभी करेगी जब इसके अंदर कुछ इससे डिफर एंजाइम प्रोटीन आएंगे, जैसे कि हमको बताता है साइक्लिन E और CDK सेकेंड। तो साइक्लिन E और CDK सेकेंड क्या करते हैं? G1S, यहाँ पे क्या होता है? G1S चेक पॉइंट। तो G1S चेक पॉइंट को ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये दो एंजाइम यहाँ पे बनते हैं। अब क्या होगा? ये S फेज में आ जाएगा। अब S फेज के अंदर रेप्लिकेशन यानी कि जो हमारे पास डीएनए डुप्लीकेशन होता है उसको करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के साइक्लिन और CDK प्रोटीन बनेंगे। तो यहाँ पे साइक्लिन बनता है, वो हमारा साइक्लिन होता है साइक्लिन यहाँ पे A बनेगा और CDK बनते हैं, यहाँ पे वो बनते हैं CDK सेकेंड। तो साइक्लिन A प्रोटीन और CDK सेकेंड एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं S फेज के लिए। अब क्या होगा? S फेज कंप्लीट करने के बाद सेल हमारी अरेस्ट हो जाएगी SG2 चेक पॉइंट पे। अब SG2 चेक पॉइंट तभी ब्रेक करेगा जब सेल के अंदर अलग टाइप के एंजाइम प्रोटीन बनेंगे, इसको बोलते हैं साइक्लिन A और CDK 1। तो साइक्लिन A प्रोटीन और CDK 1 एंजाइम जब बनते हैं तब सेल इस कंडीशन को छोड़ जाती है G2 फेज में। अब G2 फेज में आने के बाद ये सेल क्या हो गई?
डायरेक्ट इंटर कर जाएगी एन फेज पे। तो G2 फेज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ फिर से दो अलग तरह के हमारे पास एंजाइम प्रोटीन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आएगा हमारे पास सी साइक्लिन बी और CDK फर्स्ट। तो यहाँ पे साइक्लिन बी और CDK फर्स्ट, साइक्लिन बी प्रोटीन और CDK फर्स्ट एंजाइम आया, जिसके बाद ये G2 फेज को कंप्लीट करते हुए एन फेज चला जाता है। अब एक बार जैसे ही सेल एन फेज में इंटर कर जाएगी, उसमें कॉन्टिन्यूअसली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। इसके बाद हमारे पास एक सिंगल सेल से दो अलग अलग तरह की सेल बन जाती है। अब यहाँ पे डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस और मियोसिस के बेस पे अलग अलग तरह का होता है। माइटोसिस क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करती है, दो अलग तरह सेल बनाती है, जबकि मियोसिस क्या होता है एक सेल डिवाइड करती है और 4 सेल बनाती है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस है, यहाँ पे इंटरफेस और एम फेज के थ्रू सेल अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट कर रही है।